हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश की कृषि पर बात करेंगे। किस पर? उत्तर प्रदेश की कृषि। उत्तर प्रदेश की कृषि। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे जो कृषि से संबंधित होंगे। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कृषि को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो आप ऐसे नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें हम आपको कुछ डेटा देंगे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में 100% क्षेत्रफल मान लें तो उसमें से 68% क्षेत्रफल ऐसा है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है। कितना है? 68%, 68%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम देश में बात करें कि अगर देश में 100% कृषि योग्य भूमि है तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी भूमि है जो कि कृषि योग्य है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश में देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है भाई? 20%। कितनी है? 20%। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कृषि का जीडीपी में उत्तर प्रदेश की कृषि का जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? बताइए भाई कितना है? उत्तर प्रदेश की कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है? लगभग 20%, 19.9%। इसे क्या कह सकते हैं? 20% भी कह सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है? उत्तर प्रदेश में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है भाई? तो 78%, 78%। ठीक है, अब हम बात कर लेते कि इस 78% में कितनी कार्यशील जनसंख्या है जो कृषि कार्य करती है। उत्तर प्रदेश में कृषि में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? देखिए, कार्यशील जनसंख्या से मतलब यह है कि अगर देश में कृषि पर निर्भर 78% जनसंख्या है तो उसमें सभी जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य नहीं करती। क्यों नहीं करती? जो 18 साल से कम के बालक हैं, जो बच्चे हैं, वो कृषि की कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आते, और जो 60 वर्ष से नीचे के वृद्ध हैं वो कृषि में कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आते। तो ऐसी कितनी कार्यशील जनसंख्या जो कृषि में लिप्त है? ठीक है, तो कितनी है? 59.3%, 59.3%। ठीक है, 59.3%। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो औसत क्रियाशील जोत है। उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत। औसत क्रियाशील जोत से क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी जोत का आकार है जो कि प्रति व्यक्ति के हिस्से में पड़ती है। तो कितनी है?
0.73 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम राष्ट्रीय लेवल पर बात कर लेते हैं, पूरे देश के लेवल पर। तो राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है? तो ये है 1.08 हेक्टेयर। यानी कि अगर पूरे देश के हिसाब से देखें हम, हेक्टेयर पूरे देश के अनुसार देखें तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितने हेक्टेयर क्रियाशील जोत आती है? तो कितनी है? 1.08 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश को 9 भागों में विभाजित कर दिया, उनका नाम क्या दिया? कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तब इसको हटाते आगे बात करते हैं फसल चक्र पर। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। देख लीजिए आप एक बार। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में फसल चक्रों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में 3 फसल चक्र हैं। कितने? 3 फसल चक्र हैं। अब ये फसल चक्र किस आधार पर हैं? ये ऋतुओं के आधार पर है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा या फिर मानसूनी ऋतु। ठीक है, तो इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें ऋतुओं के आधार पर यानी कि सीजन, ऋतुओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें यानी कि क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? कितनी फसलें हैं या फिर कितने फसल चक्र हैं? 3। ठीक है, फसल चक्र या फसलें कितनी हैं? फसल चक्र कितने हैं? 3। ठीक है, ये किस आधार पर है? ये ऋतुओं के आधार पर है, मौसम यानी कि सीजन के आधार पर। देखिए, अब देख लेते हैं कौन कौन से फसलें या फसल चक्र हैं। देखिए, सबसे पहला जो फसल चक्र है वो कौन सा है? रबी की फसल। ये किस ऋतु में उगाई जाती है? तो आप बताएंगे ये शीत ऋतु की फसल है। कौन सी? सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है, शीत ऋतु। देखिए, सामान्यतः अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश में फसल चक्र कितने हैं, तो आप बता देते हैं कौन कौन से? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, लेकिन हम लोग इस क्रम में नहीं इसे पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे रबी की फसल, इसके बाद जायद की फसल, इसके बाद खरीफ की फसल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी बुआई के आधार पर इसे इसी क्रम में रखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद रबी की फसल के बाद हम लोग कौन सी फसल पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे जायद की फसल। ये किस ऋतु में उगाई जाती है? तो आप बताएंगे ये ग्रीष्म ऋतु की यानी कि गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल है, ग्रीष्म ऋतु।
ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है। और सबसे लास्ट कौन सी है? खरीफ की फसल। खरीफ ये किस ऋतु की फसल है? ये मानसूनी या फिर वर्षा ऋतु की फसल है। कौन सी? मानसूनी या फिर वर्षा ऋतु की फसल है। ये इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रबी की फसल की। तो रबी की फसल की सबसे पहले हम लोग बुवाई देखते हैं कि रबी की फसल की बुवाई कब होती है। तो इसकी बुवाई होती है अक्टूबर से नवंबर तक। कब से कब तक? अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर तक इसकी क्या होगी? बुवाई। अब देखते हैं इसकी कटाई कब होती है। तो ये मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल, अप्रैल तक इसकी क्या होती है? कटाई। अब ये किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? शीत ऋतु में। इसलिए इसे कैसा तापमान चाहिए? कम तापमान चाहिए। तापमान कैसा होना चाहिए? तापमान कम होना चाहिए। भाई शीत ऋतु में क्या, सर्दियों में क्या सर्दी पड़ती है, इसलिए तापमान इसे कैसे चाहिए? कम चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसे वर्षा की मात्रा कैसी चाहिए, वो भी कैसी चाहिए? कम चाहिए। भाई शीत ऋतु में, सर्दियों में वर्षा कैसी होती है? कम होती है। तो इसे जल की मात्रा भी कैसी चाहिए? कम चाहिए। जल की मात्रा कैसी होनी चाहिए? कम। लगभग देख लेते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसका? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाना चाहिए तो अच्छी फसल हो सकती है। जल की मात्रा कैसी होनी चाहिए? 50 से अगर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फसल हो जाएगी अच्छी। अब देख लेते हैं कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो रबी की फसल की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गेहूं। कौन सी है? गेहूं। फिर इसके बाद जौ, चना, मटर, मसूर, आलू और सरसों भी कब उगाया जाता है? सर्दियों में, यानी कि शीत, यानी कि रबी की फसल है। कौन सी? सरसों। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं जायद की फसल की। अब देखिए रबी की फसल की जब कटाई होगी, यानी कि मार्च और अप्रैल में, इसी समय इसकी क्या होगी? बुवाई होगी। तो बुवाई कब होगी? मार्च और अप्रैल तक। अप्रैल तक क्या होगी? इसकी बुवाई होगी। अब देख लेते हैं कटाई कब होती है। तो इसकी जो जायद की फसल है, इसकी कटाई कब होती है? मई और जून में। मई से जून तक इसकी क्या चलती है? कटाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं कि गर्मियों की फसल है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो इसमें तापमान कैसे चाहिए? तापमान ज्यादा चाहिए। ठीक है, जल की मात्रा कैसी चाहिए? कम चाहिए। जल की मात्रा कैसी चाहिए? कम चाहिए। जल की मात्रा कम क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तर प्रदेश में मानसून आता है वो जून के महीने में आता है और तब तक इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। इसलिए वर्षा या फिर जल की मात्रा इसे कैसी चाहिए? कम चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। ठीक है, ये फसलें उगाई जाती हैं इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक जायद की फसल में, कौन सी? वो है लोबिया। लोबिया, इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि लोबिया किस फसल चक्र में आता है, ये किस प्रकार की फसल है। तो किस प्रकार की फसल है? जायद की फसल है लोबिया। सामान्यतः इसमें क्या सब्जियां उगाई जाती हैं? सब्जियां, सब्जियां। यहां तक आपको दिख रहा है? कमेंट करके बताइए। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट खरीफ की फसल। किस ऋतु की फसल है? मानसून, यानी कि वर्षा ऋतु की फसल है। अब देख लेते हैं इसमें कौन,
इसकी बुवाई कब होती है, इसकी कटाई कब होती है, जून में। तो इसकी बुवाई कब होगी, जून और जुलाई में। जून और जुलाई में, जून जुलाई में क्या होती है, इसकी बुवाई होती है। अब कटाई कब होगी, इसकी सितंबर से, देखिए बुवाई इसकी कब होगी, जून और जुलाई में। अब कटाई कब होगी, इसकी सितंबर और अक्टूबर तक इसकी क्या होगी, कटाई। सितंबर से अक्टूबर तक इसकी क्या होगी, कटाई होगी भाई। अब देखिए मानसूनी फसल है, इसे तापमान कैसे चाहिए, ज़्यादा तापमान चाहिए। तापमान कैसे चाहिए, ज़्यादा, ठीक है। जल की मात्रा यानी कि वर्षा की मात्रा भी इसी कैसी चाहिए, मानसूनी वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए जल की मात्रा कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। जल की मात्रा कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। अगर हम एक औसत टेम्परेचर की बात कर लें, एक सामान्य टेम्परेचर की बात कर लें खरीफ की फसल के लिए, तो इसे कितना चाहिए, 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। अब वर्षा की अगर जल की बात कर लें, इसे जल कितना चाहिए, तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश अगर हो जाए तो ये फसल अच्छी होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि खरीफ के फसल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो खरीफ की फसल की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो ये है धान। कौन सी है, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं जूट। और इसके बाद देखते हैं हम लोग अरहर, सोयाबीन, और कौन सी, कपास, ठीक है। इतनी फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत, खरीफ की फसल चक्र के अंतर्गत इतने प्रकार की ये फसलें उगाई जाती हैं। देख लिए, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए रबी की फसल है, किस ऋतु में उगाई जाएगी, शीत ऋतु यानी कि सर्दियों में उगाई जाएगी। बुवाई कब होगी, अक्टूबर से नवंबर तक के माह में इसकी बुवाई होती है। कटाई कब होगी, मार्च और अप्रैल में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। तापमान कैसे चाहिए, कम तापमान चाहिए। जल की मात्रा यानी कि वर्षा की मात्रा कैसी चाहिए, कम चाहिए। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू और सरसों, ये इतने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और भी होती हैं लेकिन ये प्रमुख हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जायद की फसल। किस मानसून की फसल है या किस ऋतु की फसल है, तो ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है, यानी कि गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल है, ठीक है। इसकी बुवाई कब होगी, जब इसकी यानी कि रबी की फसल की कटाई होगी उसी समय जायद की फसल की बुवाई होगी। यानी कि बुवाई कब होगी, मार्च से अप्रैल माह के अंतर्गत। कटाई कब होती है, मई और जून तक इसकी कटाई होती है। तापमान कैसा चाहिए, ज़्यादा तापमान चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल है। जल की मात्रा कैसी चाहिए, कम चाहिए, यानी कि वर्षा कम हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करता है वो जून के महीने में करता है, ठीक है। तब तक इसकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से सब्जियां उगाई जाती हैं। कौन कौन सी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लोबिया और सामान्यतः सब्जियां उगाई जाती है। इसके बाद देखते हैं खरीफ की फसल। इसे क्या कहते हैं, मानसूनी या फिर वर्षा ऋतु की फसल। बुआई कब होती है, जून से जुलाई तक। यानी कि जायद की फसल की कटाई कब होगी, मई और जून में। तभी इसकी क्या होगी, बुआई होगी जून और जुलाई में। इसके बाद कटाई कब होगी, सितंबर से अक्टूबर माह के अंतर्गत इसकी कटाई हो जाएगी, ठीक है। ये मानसूनी यानी कि वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए तापमान कैसा चाहिए, ज़्यादा तापमान चाहिए।
जल कैसा चाहिए, यानी कि वर्षा की मात्रा कैसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। भाई मानसूनी है, वर्षा ऋतु की फसल, तो वर्षा कैसी होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे जल की मात्रा कैसी चाहिए, ज़्यादा। प्रमुख रूप से फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, तो धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, जूट है, अरहर, सोयाबीन, कपास। और कौन सी, एक तो मुख्य फसल तो छूटी गई, कौन सी है, गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल में कौन सी आती है, गन्ना आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग देख लीजिए, इसके बाद इसे हटाएंगे और आगे बात करेंगे। अब एक एक करके फसलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। देखिए, अब हम लोग मुख्य मुख्य फसलों की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं गेहूं की फसल को। कौन सी, गेहूं की फसल। गेहूं की फसल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि गेहूं की फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है। तो उत्तर प्रदेश के भामर एवं दक्षिण का, यानी कि बुंदेलखंड के पठार को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रफल पर गेहूं की फसल होती है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 24% क्षेत्रफल पर केवल अकेले गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24% क्षेत्रफल पर केवल और केवल गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो यह गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। गंगा यमुना का दोआब। दोआब मतलब क्या होता है भैया, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो मतलब दो और आब माने नदियां, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है भैया, बताओ। तो ये कौन सा है, गोरखपुर। गोरखपुर जिले में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में, तो नंबर 1 पर आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग धान की। ठीक है, धान देखिए, धान के बारे में बात करते हैं। तो धान उत्तर प्रदेश के लगभग 18% क्षेत्रफल पर की जाने वाली फसल है। कितने प्रतिशत, लगभग 18% क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर धान की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश धान के मामले में दूसरा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश धान के उत्पादन में, उत्तर प्रदेश धान उत्पादन में दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं इसे कि इसे उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो तराई क्षेत्र। कौन सा है, तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, जहाँ पर पानी की अधिकता रहती है, वहाँ पर इसके लिए उपजाऊ मिट्टी भी अच्छी है, तराई क्षेत्र में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं गन्ना की। देखिए, गन्ना, धान हो गया, गेहूं हो गया। अब हम लोग बात करते हैं
गन्ना की, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल में से कौन सी आती है? गन्ना। नकदी फसल से क्या मतलब है कि जिस फसल को उगाने के बाद सीधा बेच दिया जाए और उससे अच्छी खासी रकम या धनराशि किसान को प्राप्त हो, वो किस फसल के अंतर्गत आती है? नकदी फसल के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल, नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। ठीक है। और गन्ना लगभग उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो ये लगभग 13% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। 13% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अब इसका उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र की बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। किसमें? तराई क्षेत्र में। देखिए, धान और गन्ना दो ऐसी फसलें हैं जिसको अधिक तापमान और अधिक जल की ज़रूरत होती है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अधिक जल एवं तापमान मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर इसकी फसल अच्छी होती है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब देख लेते हैं सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है भाई? तो ये मुजफ्फरनगर। कौन सा है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दिख रहा है आपको? ठीक है। ये हो गई प्रमुख 3 फसलें जो उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से 65% क्षेत्रफल पर उगाई जाती हैं। ये प्रमुख 3 फसलें हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, कितना? 24% भाग पर। कितने? 24% भाग पर उगाई जाने वाली फसल है। इसके बाद आता है धान। धान लगभग उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो 18% क्षेत्रफल पर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग गन्ना की। तो गन्ना लगभग उत्तर प्रदेश के 13% क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। फिर आगे जो अन्य फसलें हैं, प्रमुख रूप से 3 फसलें जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं आधे से अधिक क्षेत्रफल पर, वे ये 3 प्रकार की फसलें हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की फसलों की बात करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, इसे हटाएंगे फिर आगे बात लोग करेंगे अन्य पर। चलिए देखिए, अब लोग आगे की फसलों पर बात करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग चना के उत्पादन पर। चना उत्पादन पर। चना, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर दलहनी फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दलहनी फसल कौन सी उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो वह कौन सी है? चना। दलहनी फसल से मतलब क्या होता है? दलहनी फसल किन फसलों को कहते हैं जिनसे दालें प्राप्त हों? क्या सभी प्रकार की दालें किस फसल के अंतर्गत आती हैं? तो ये दलहनी फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन संस्थान
कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको हम सभी शोध संस्थान, कृषि के सभी शोध संस्थान अगली क्लास में बात करेंगे, जब हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश की बागवानी पर बात करेंगे, फलों के उत्पादन पर बात करेंगे। ठीक है, तब हम लोग आपको उत्तर प्रदेश की कृषि शोध संस्थानों के बारे में बताएंगे। जो 10 से 12 या 15 बता देंगे वहीं से फंस जाएगा। ठीक है, अगर हम चना की बात करें कि चना का उत्पादन क्षेत्र क्या है, तो ये दलहनी फसल है। कौन सी? दलहनी फसल। और उत्तर प्रदेश में अगर दलहनी फसलों के अंतर्गत हम क्षेत्र की बात करें तो वह है दक्षिण का पठार या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। तो दलहन के लिए या फिर चना के लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा माना जाता है? तो दक्षिण का पठार, दक्षिण का या बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं अगली फसल पर। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं सरसों पर। सरसों, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहनी फसल, तिलहनी फसल कौन सी होती है? उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली सर्वाधिक तिलहनी फसल कौन सी है? सरसों। देखिए तिलहनी फसल से क्या मतलब है? जिन फसलों, ऐसी फसलें जो उगाए जाने के बाद तेल उनसे प्राप्त होता है, ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है उनको क्या कहते हैं? दलहनी फसलें, सॉरी तिलहनी फसलें। तिल मतलब तेल। ठीक है, तिलहनी फसलें किसे कहते हैं? जिनसे तेल प्राप्त होता है। तो उसके अंतर्गत कौन सी आती है? सरसों। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तिलहनी फसलों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? सरसों। दलहनी फसल जिनसे दालें प्राप्त होती हैं, यानी कि चना, मूंग, उड़द, ठीक इस प्रकार की फसलें क्या है? दलहनी, जिनसे दालें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? दलहनी और तिलहनी में अंतर समझ में आया? तिलहन मतलब तेल से संबंधित, दलहन मतलब दाल से संबंधित। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है। तो उत्तर प्रदेश सरसों के उत्पादन में, उत्तर प्रदेश सरसों के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर, यानी सेकंड नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा है? प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले फसल की। हम बात करते हैं कपास की। कपास, कपास, देखिए कपास एक रेशा फसल है। क्या है? एक रेशा फसल है। रेशा फसल, फाइबर फसल है। ठीक है, और इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो इसका उत्पादन, कपास का उत्पादन उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में होता है, यानी कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में। उत्पादन क्षेत्र तो ये है गंगा और यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कपास में प्रश्न पूछा जाता है, शायद उत्तर प्रदेश में होने वाली ऐसी कोई परीक्षा और जिसके सिलेबस में उत्तर प्रदेश की अगर कृषि है तो वहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त या सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो आप बताएंगे कौन सी मिट्टी है? तो ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी।
काली मिट्टी। और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है करेल मिट्टी। कौन सा? करेल मिट्टी। और कौन सा नाम है इसका? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। और इसे क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे किसकी? तंबाकू उत्पादन की। तंबाकू उत्पादन। तंबाकू उत्पादन, देखिए तंबाकू उत्पादन उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में होता है? तो उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन एटा, फर्रुखाबाद, गोंडा और कासगंज में होता है। एटा, फर्रुखाबाद, गोंडा और कासगंज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जगह नहीं बची है, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इतना आप समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तंबाकू, सरसों, चना और कपास, इसको आप देख लीजिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग 2-3 फसलों के बारे में और बताते हैं। ठीक है, फिर ये क्लास समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग अगले फसल की बात करते हैं। अगली फसल कौन सी है? अफीम। अफीम बहुत महत्वपूर्ण फसल है ये, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अफीम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो आप बताएंगे बाराबंकी में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बाराबंकी। और इसमें दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? ये प्रश्न बनता है और बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने के बहुत सारे चांस हैं। तो इसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, एक बार आप ठीक से समझ लें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कर देंगे। ठीक है, तो अफीम की एकमात्र फैक्ट्री, अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पर है? बताइए, कमेंट करिए अगर आपको पता है। तो अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। गाजीपुर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मक्का। यहीं पर देख लेते हैं मक्का का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। मक्का, ठीक, मक्का को समझते हैं। तो मक्का बहराइच, मैनपुरी और कहाँ? बुलंदशहर में इसका प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। कहाँ? बहराइच, मैनपुरी और बुलंदशहर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसे? जौ को। तो जौ का उत्पादन कहाँ होता है? जौ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जौ का उत्पादन कहाँ होता है? एटा, आगरा और गाजीपुर। एटा, आगरा और कहाँ? गाजीपुर। देख लीजिए। एक फसल की और बात कर लेते हैं हम लोग, वो कौन सी है? जूट। देखिए जूट कैसी फसल है? रेशा फसल है। कैसी? रेशा फसल, यानी कि फाइबर फसल। जूट से क्या बनता है? जूट से
टाट और बोरियां बनती हैं, रस्सियां भी बनती हैं जूट से, ठीक है। तो जूट के उत्पादन में भारत, देखिए जूट के उत्पादन में भारत, अपना देश 1 नंबर पर है, नंबर 1 पर आता है, पहले स्थान पर आता है जूट उत्पादन में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम 2 प्रमुख पॉइंटों की और बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं कि आपके सिलेबस में कृषि संबंधित टॉपिक है या नहीं है, वो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक, साधारण रूप से। इसे हटाएं, फिर हम बात करते हैं केवल और केवल 2 पॉइंट, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है? गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं कृषि के अंतर्गत, तो आप बताएंगे जूट को। और जूट, भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि भारत जो है जूट के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। और भारत में जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वप्रथम है? तो कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। आपका पॉइंट ये था कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। किसे? जूट को। और एक दूसरा पॉइंट ये है, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना किसे कहते हैं? तो बताएंगे ये कि कपास को कहते हैं, कपास। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? रेशा फसल, यानी कि फाइबर फसल, रेशा फसल। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न कृषि के अंतर्गत है, कृषि से पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे कपास को कहते हैं। अगर आपसे साइंस में प्रश्न बने और आपसे ये पूछा जाए कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो आप कपास नहीं लगाएंगे। अगर ये साइंस के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, ये नहीं लेखपाल की परीक्षा में पूछा जाए, ये जरूरी नहीं, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को, प्लेटिनम। ये क्या है? एक प्रकार की धातु है। और कैसी धातु है? बहुत महंगी धातु है, जो सोने से लगभग कई गुना महंगी धातु है। कौन सी? प्लेटिनम। इसे भी क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि सफ़ेद सोना प्लेटिनम को भी कहते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री या विज्ञान या साइंस के अंतर्गत प्रश्न आएगा। और सफ़ेद सोना अगर पूछा जाए किसे कहते हैं कृषि के अंतर्गत, तो आप बताएंगे कपास को कहते हैं। इसे आप ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर